अच्छा, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? ठीक है। प्रोबेबिलिटी जैसे कि आप लोग गैस करते हो, राइट? गैस तो होता है कि तुक्का मारा हमने, फ्लूक है। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड गैस। गैस तो वहां भी कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटेड गैस कर रहे हैं। जैसे कि आप कहते हैं ना कि हम पेपर्स बता देते हैं, टीचर्स कहेंगे मैंने ही करवाया था, मैंने ही करवाया था। तो हम भी क्या करते हैं, हम गैस करते हैं बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स कि लास्ट ईयर अगर ये क्वेश्चन था तो अब ये चांसेस आने के ही ज्यादा है। ठीक है ना? या हम आपको पांच छह क्वेश्चन दे देते हैं कि इनमें से कोई ना कोई एक आएगा, राइट? जैसे मैंने आपको करवाया था कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन, मैंने कहा ये तो पूरा एग्जैक्ट असाइनमेंट मैंने आपको दिया हुआ है, वर्कशीट में है, एग्जैक्ट क्वेश्चन था विद नो नंबर्स आल्सो चेंज, बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखा हुआ था जो मैंने क्लास में करवाया, और वो लास्ट ईयर बोर्ड्स में आके चुका है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट या कुछ भी, जो भी चीज हम लोग आपको बताते प्रिडिक्ट करते हैं, वो होती है वी। हमने ऐसे नहीं मार दिया कि अगर मुझे कोई पूछे कि जेई मेंस में क्या आता है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता उसका, तो मैं कुछ भी तुक्का मार दूं, दैट इज तुक्का। लेकिन अगर मैं कुछ सोच कर बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स कुछ भी मैं बताती हूँ, दैट इज माई कैलकुलेटेड गेस विच इज वेरी क्लोज टू द रियलिटी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, ये हमारा मैथमेटिकल या आगे किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आएगा, इट इज नॉट अ गेस, एक सिंपल गेस नहीं है आपका, कैलकुलेटेड गेस होगा। ठीक है। अब दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। आप लोगों को नाइन्थ में पहले प्रोबेबिलिटी हुआ करती थी, जो कि डिलीट हो गई। तो प्रोबेबिलिटी दो तरह की है। ठीक है। एक होती है इंपेरिकल, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, या जिसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। एक होती है थ्योरेटिकल और क्लासिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल एंड क्लासिकल। नाइन्थ में हुआ करती थी इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, और टेंथ में जो होती है वो है हमारी थ्योरेटिकल और क्लासिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार्स के शोरूम के बाहर बैठ जाऊं, या किसी भी रेंज पे बैठकर आई जस्ट काउंट हाउ मेनी कार्स आर रेड, हाउ मेनी कार्स किस टाइप की है। ठीक है ना? मैं आपको डेटा दे रही हूँ कि अगर इस लोकेलिटी में हम लोग सर्वे करते हैं तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन क्लास नाइन्थ, हाउ मेनी आर स्टडिंग इन क्लास टेंथ। टेंथ में है तो किनको मैथ्स पसंद है, किनको नहीं पसंद है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, मैं आपको पूरा डेटा ला कर दे दूं। तो जो हम एक्चुअल कंडक्ट करके, एम्पेरिकल मतलब जो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होती है, बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया? ठीक है ना? जैसे कि अगर मैंने आपको बताना है कि मैं कॉइन टॉस करने लगी हूं, एक कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप कहते हो मैम पहले टॉस करो। ठीक है। एंड आई टॉस इट एंड कवर इट, एंड देन आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो आपको क्या लगता है आप क्या आएगा? तो आप कहते हो हेड, कोई कहता है टेल। तो मैंने जो भी उसका आउटकम आया, पहले बार टॉस किया, मैंने कहा ये तो हेड आया। फिर मैं दूसरी बार सेकंड टाइम फिर से टॉस करती हूँ, मैं कहती हूँ फिर से हेड आया। थर्ड टाइम टॉस किया, टेल आ रहा है। फोर्थ टाइम टॉस किया, हेड आ रहा है, सो ऑन। मैं रिकॉर्ड बना के रख रही हूँ कि मैंने अगर 500 टाइम्स या 10 टाइम्स या 15 टाइम्स कॉइन को टॉस किया या एक डाई को थ्रो किया तो कौन सा नंबर आया है। तो उसके बेसिस पर अगर आप बताते हो ना कि 15 थ्रोज में जो नंबर 6 है वो 5 टाइम्स आया, मैं लूडो खेल रहा था और मेरे 6 बहुत बार आए, जो हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे आंसर करते हैं वो होती है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। और थ्योरेटिकल होती है कि जब एक्सपेरिमेंट्स करने बहुत मुश्किल होते हैं या बहुत कॉस्टली होते हैं, रेपिटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर भी लिखा है फॉर एग्जाम्पल लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, सो नाउ यू कैन नॉट से कि एक एक भेजी तो सक्सेसफुल थी, दो भेजी, तो इसमें हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट मिशन टू बी सक्सेसफुल। तो बेस्ड ऑन थोड़े बहुत पास्ट ट्रेंड्स या कुछ विदाउट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स हम थ्योरेटिकली अप्रोच लेके चलते हैं। तो जो आपको अप्रोच है अभी वो है क्लासिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच। समझ में आ गया? तो अब मान लेते हैं होता क्या है, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन।
ठीक है। अब इस प्रोबेबिलिटी में ना कुछ टर्म्स आती हैं। फर्स्ट टर्म होता है एट रैंडम। लिख लो। एट रैंडम का मतलब है कि जो मैंने कॉइन थ्रो किया वो कहीं से भी बायस नहीं है। जो हमने कॉइन थ्रो किया है दैट इज नॉट अ बायस्ड कॉइन। बायस मतलब वो एक तरफ ही उसकी ज्यादा टर्निंग की चांसेस है, ऐसा नहीं है। जितने चांसेस हेड पर है मतलब मैंने अनफेयरनेस है इन ऑल फेयरनेस। फेयर, ठीक हो गया। इट इज अ फेयर कॉइन, फेयर एक्सपेरिमेंट है, उस पर छेड़छाड़ नहीं की गई कुछ भी। ठीक है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमारा वर्ड जो होता है वो है रैंडम। तो वो फेयर होगा, अनबायस्ड लिखा जाता है उसे। एट रैंडम मतलब मैंने किसी भी कंडीशंस के अंडर उसको नहीं थ्रो किया है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉस इट इन ऑन अ राइस बाउल, या मैंने कुछ ऐसी जगह पे रखा कि जहां पर उसका बाउंस होगा और वो अगर नीचे भी गिर रहा है तो बाउंस होगा और मुझे उसका आउटकम जो है मतलब पता लग जाएगा, या मैंने उसे एक ऐसी फोर्स से थ्रो किया कि वो इतने टर्न्स लेके दोबारा से आएगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है एट रैंडम, मतलब कि बिल्कुल रैंडमली हमने किया। ठीक हो गया। तो वो होता है एट रैंडम। दैट मीन्स वो फेयर है, दैट मीन्स वो अनबायस्ड है। ठीक है, किसी तरह से भी उसके आउटकम को कंट्रोल नहीं किया है। अब आते हैं इसके बाद जो हमारे पास वर्ड्स आते हैं, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, द मैटर अंडर हैंड, कि अगर मैं आज एक म्यूचुअल फंड में इतने पैसे लगाना चाहती हूँ तो व्हाट इज द चांसेस कि मुझे इतना रिटर्न मिले। कोई नया आईपीओ आता है, कुछ भी नया स्टॉक मार्केट में शेयर है, या कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ इट बीइंग सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल इफ समबडी सेज यूज दिस टूथपेस्ट एंड योर टीथ विल बी हेल्दियर, सो इफ आई से कि अच्छा मैं यूज कर रही हूँ तो व्हाट आर द चांसेस। ठीक है, तो जो मैंने वो टूथपेस्ट को यूज करने वाला रखा, इवेंट रखा, जो मतलब जिस चीज को मैं स्टडी कर रही हूँ, जिसके बारे में मैं चांसेस कैलकुलेट करना चाहती हूँ, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर वो ऑब्वियसली कोलगेट की ऐड नहीं होगी, वो हमारे लिए क्या होता है, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आएगा टू टॉस अ कॉइन, सिंपल। थ्रो अ डाई, वी नो व्हाट अ डाई इज। डाइस इज प्लूरल, डाई इज वो जो 1 2 3 4 5 6 है ना, सिंपल। थ्रो अ डाई, या फिर प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, या फिर कोई स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, कोई प्लेयर प्ले कर रहा है, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ द ऑफ विनिंग द मैच, ऑफ लूजिंग द मैच। ठीक है, तो वो सारे हम लोग लेकर चलते हैं इन एक्सपेरिमेंट। तो ये सब होता है एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में मैं क्या चाहती हूँ, टॉस हुआ, क्रिकेट मैच चल रहा है, टॉस हुआ, हेड या टेल। आई एम विद इंडिया, आई वांट कि अगर उस मेरे वाले कैप्टन ने हेड लिया तो हेड आए। सो द आई वांट हेड, राइट। तो जिस चीज को इस एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल रिजल्ट्स होंगे, जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, एक डाइस को थ्रो किया, लूडो खेलते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं, नंबर 1 आए, 2 आए, 3 आए, है ना। लाइफ गेम में भी थ्रो अ डबल डाइस, तो वी नीड 2 2 3 3 और 2 4 2 5 ऐसे करते हो, है ना। बहुत सारी ऐसी गेम्स होती है। तो ऐसे ही अगर हम डाई थ्रो कर रहे हैं तो नंबर 1 भी आ सकता है, नंबर 2 भी आ सकता है, नंबर 3 भी आ सकता है। तो ये जो सारे इनमें रिजल्ट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के, इनको हम बोलते हैं आउटकम्स। समझ में आ गया। इस एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल, कुछ भी नहीं छोड़ा। कि अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूँ तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। ये नहीं कि नंबर 7 आ जाए, मैंने मिस कर दिया तो ओहो मिस हो गया, है ना। किसी चीज को फैक्टराइज किया, ओहो ये तो फैक्टर लिखा ही नहीं, गलत लिख दिया, 4 नहीं था मैम, ये तो 3 था। 6 लिखना था मैंने, 6 नहीं लिखा, गलती हो गई। तो वो चीज नहीं है। व्हेन वी से आउटकम्स, व्हेन वी कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, वी थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स इज ऑल रिजल्ट्स। ठीक है, तो सारे जो उसके रिजल्ट्स अगर हम कलेक्ट कर लेंगे ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इनको जब हम कलेक्ट करते हैं तो इसको बोल देते हैं सैंपल स्पेस। कीवर्ड्स है ये, सुन लो। पता क्या है, आदत क्या पड़ी हुई है कि मैं बिना समझाए आपको बोल दूंगी, इन सारे वर्ड्स को यूज करना शुरू करूंगी, तब आपको सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या हुआ। ठीक है, राइट। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज सैंपल स्पेस।
ठीक हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसमें एक चीज हमने और डिस्कस करनी है, विल कम कम टू इट लेटर। नेक्स्ट होता है इवेंट। इवेंट होता है कि इतने सारे आउटकम्स में हम क्या चाहते हैं। ठीक है, लूडो खेल रही हूँ, माय लाइक माय माय दैट पर्टिकुलर, माय क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गई उसको बोलते क्या है, व्हेन यू प्ले योर काउंटर, माय काउंटर इज लाइक वन स्टेप अवे फ्रॉम होम। सो मैं क्या कहूंगी, मेरे मन में मुझे क्या है, मैं डाइस को रोल करना चाह रही हूँ, मेरे हाथ में है, आई वांट टू थ्रो द डाइस एंड आई विल इमिडिएटली से क्या है मेरे पास, वन। तो मेरे पास क्यों होगा कि मुझे सिर्फ, मैं वन स्टेप अवे हूँ फ्रॉम दैट विनिंग पोजीशन, तो मुझे वन मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हो, 98 पे स्नेक होता है, 97 पे हो, तो आप क्या कहते हो, वन आए वन आए वन आए बोलते हो ना। तो वो जो इवेंट आप चाहते हो या ना चाहते हो, आप एक लूडो में कह रहे हो वन आए, वही स्नेक 97 पे बैठे बोल रहे हो वन ना आए, होता है ना कि वन ना आए बस, है ना। तो आपके लिए जो इवेंट अंडर कंसिडरेशन है, जो भी चीज आउटकम आपके अंडर कंसिडरेशन है, उसे हम बोलते हैं इवेंट आउटकम अंडर कंसिडरेशन। इतने सारे आउटकम्स में हमारा वाला आउटकम कौन सा है। ठीक है, अब तुम तो बोल रहे हो स्नेक पे बैठे हुए वन ना आए वन ना आए, तुम्हारे साथ वाला बैठा हुआ है वन आ जाए वन आ जाए, है ना। तो एक के लिए फेवरेबल है, एक के लिए अनफेवरेबल। उस इवेंट में कुछ फेवरेबल है और अनफेवरेबल। ठीक है, अब टू प्लेयर्स में बी, बैडमिंटन का मैच चल रहा है, वन इज फ्रॉम योर हाउस, द अदर वन इज फ्रॉम अदर हाउस। तो आप तो ये कहोगे ना कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो अच्छा प्लेयर है, ठीक है ना। तो वन विंस, अदर लूजेस, सो इन फेवर ऑफ वन प्लेयर मींस अगेंस्ट अदर प्लेयर। बात समझ में आ गई, फेवरेबल हुआ कि जो हम चाहते हैं उसके फेवर में कितने केसेस हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि वन ना आए, बट अगर टू आ गया आई एम हैप्पी, थ्री आ गया तो हम हैप्पी, हमें वन छोड़ के बाकी सब आ जाए, तो मेरे फेवर में पांच नंबर्स हैं, उनमें से कुछ भी आ सकता है बट वन नहीं। और जो मेरा चाहता है कि वन आए, उसके फेवर में सिर्फ एक नंबर है। बात समझ में आई, राइट। अगर मैं होम पे हूं, मुझे वन ही चाहिए, तो मेरे फेवर में एक है, और मुझे अगर नहीं जीतना है कि अदर पर्सन हैज स्टिल चांसेस कि उसके अगर टू आ जाएंगे नेक्स्ट टर्न में तो वो जीत जाएगा, तो उसके फेवर में पांच नंबर बैठे हैं, मेरे फेवर में एक है, मेरे अनफेवरेबल कितने हैं, फाइव। बात समझ में आ गई, फेवर अनफेवर की बात। तो इवेंट्स फेवरेबल, ठीक है, और अनफेवरेबल। अब प्रोबेबिलिटी जो निकलती है ना, हम किसी भी प्रोबेबिलिटी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ मैथ्स में 95 मार्क्स आए, ठीक है। आप अपना रिजल्ट कार्ड बताते हो कि मैथ्स में 95 है, इंग्लिश में 92 है, ओवरऑल मेरे 94% बन रहे हैं। लेट मी से, यू आर सेइंग ओवरऑल 94% है। तो इस ओवरऑल 94% का मतलब होता है कि आपको हर सब्जेक्ट में 94 मार्क्स मिले हैं। हम ये मानकर चलते हैं, कोई मुझे कहना 99% है, दैट मीन्स उसने हर सब्जेक्ट में 99 स्कोर किया। समझ में आ गया, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसने 99 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, 99 स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कितने मार्क्स आएंगे मैथ्स के टेस्ट में, तो अगर 100 मार्क्स का पेपर है, तुम्हारे 1 से लेकर 100 तक कितने भी नंबर्स, जो भी नंबर्स अवेलेबल है वो आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपके क्वेश्चन, आपके रिपोर्ट कार्ड में 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर मार्क कर सकते हैं, तो दैट इज आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट। लेकिन मुझे 95 ही चाहिए, तो 1/100, एक ही चांस है। समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के, अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है या मैं कितना स्कोर कर सकती हूँ, तो मैं 1 2 3 4 5 6 टिल 100 जितने भी नंबर्स हैं उतना स्कोर, उतने टाइम्स में उतना कोई भी एक स्कोर कर सकती हूँ। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस। तो समटाइम्स, क्योंकि हमने जो पढ़ाया हुआ है ना, पढ़ा हुआ है उसमें सैंपल स्पेस को बहुत यूज किया जाता था, तो आई हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग सैंपल स्पेस क्या है। तो कभी सैंपल स्पेस मतलब आपने सारे आउटकम्स इकट्ठे करने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बैग है या एक बॉक्स रखा हुआ है, यू कैन नॉट सी थ्रू, बिल्कुल सी थ्रू नहीं है, बंद है, क्लोज्ड बॉक्स है, उसके अंदर बॉल्स पड़ी हैं। ठीक है, जैसे कि आप फेयर्स पे जाते हो तो गेम्स होती है ना, बॉल्स पड़ी हुई है। आपके पास है यहाँ पर मान लो 4 रेड बॉल्स, 1 ब्लू बॉल। अब तुम्हारी गेम कहती है जीतोगे तभी, इवेंट में पैसे तभी मिलेंगे, या आपने 10 रुपीज दिए आपको डबल होके तभी मिलेगा, इफ यू पुल आउट अ ब्लू बॉल। समझ में आ गया? ब्लू बॉल फेवर में मतलब मैं अगर कह रही हूँ कि 4 बॉल्स हैं, एक ब्लू है, 4 रेड है, एक ब्लू बॉल है, तो मेरे फेवर में कितनी बॉल्स हैं? 1। और अगर मैं रैंडमली उस बॉक्स में हाथ लगाऊंगी और मुझे काउंट करना चाहूंगी बॉल्स को, तो कितनी बॉल्स आएगी मेरे पास? तो मेरे पास है तो 5, चाहिए मुझे सिर्फ एक, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 1/5। तो अगर मुझे इस गेम को और टफ करना है तो मैं क्या करूंगी? नंबर ऑफ रेड बॉल्स को, अदर कलर बॉल्स को और बढ़ा दिया, 10 और बॉल्स ऐड कर दी। ठीक है, और डिफिकल्ट करना है तो क्या होगा? नंबर ऑफ बॉल 100 कर दी, 100 में से एक बॉल ढूंढ कर लाओ, और डिफिकल्ट हो गया। ठीक होगी बात ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 1/5। 1 इज द इवेंट विच इज फेवरेबल, क्योंकि एक ही बॉल है, और 5 है कि 5 में से एक चांस है, 1 in every 5 चांसेस द पर्सन विल विन द मैच। कि अगर 5 लोग आएंगे तो उनमें से एक जीत सकता है, हो सकता है एक भी ना जीते, पर एक के चांसेस हैं। ठीक है। तो किसी भी चीज को प्राइस किया जाता है, या इसमें किसी भी चीज को अगर हम बताएंगे कि आई हैव टू अट्रैक्ट मैक्सिमम कस्टमर्स ऑल्सो, कि 10 के बाद एक को दे दूंगा तो एवरीबडी विल बी अट्रैक्टेड, नहीं 50 में से एक को मिले भीड़ के हिसाब से, तब हम कहेंगे। समझ में आ गया? तो उसके हिसाब से ही प्रोबेबिलिटी की काफी एप्लीकेशंस हो जाती हैं। बात समझ में आ गया? आपको बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बहुत टफ वाला कुछ नहीं आएगा, वो आगे करेंगे ना। क्लियर है सबको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज 4/5। समझ में आ गया? अब एक इसमें वर्ड और आता है, लिखो, जो कि होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं दोज इवेंट्स विच हैव सेम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तो मैंने मैथ्स की टर्म्स में समझाया कि जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी वो होते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, इसका मतलब है, इक्वली लाइकली का मतलब होता है वन कैन नॉट चूज वन फ्रॉम अनदर, कैन नॉट प्रेफर वन, कैन नॉट प्रेफर वन ओवर अदर। ठीक है, कुछ नहीं है विनिंग का, कुछ भी नहीं है, आपको मैंने कुछ नहीं दिया हुआ, मेरे पास एक डाइस है, आई वॉन्ट टू थ्रो इट, यहाँ पे पड़ा भी हुआ था तो तेरे के बाद में। ठीक है, सो आई हैव अ डाइस हियर, और मैं रैंडमली थ्रो कर रही हूँ उसको, एंड आई आस्क यू नंबर क्या आएगा, तो क्या बोलोगे? ठीक है, we have a dice. So if I have this dice, राइट, ऐसे मैंने इसको रोल करके रख दिया, मुझे भी नहीं पता टॉप में क्या नंबर है, मतलब इस साइड पे कौन सा नंबर है, यहाँ पर अगर मैं प्लेस कर रही हूँ, तो आपको मुझे बताना है क्या नंबर है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, एंड एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट नंबर। मुझे उसका लॉजिक बताओगे कि मैंने ये क्यों सोचा, है कोई लॉजिक? 1 से लेकर 6 तक, बोलो कौन सा नंबर बोल रही हो, कोई भी एक नंबर। 4, और जैसे 5, 3। ठीक है, हिना, मेहताब और हसरत तुम भी बोलो। आई थ्रो अ डाइस, आई हैव कवर्ड द टॉप हेड,
नाउ यू आस्क, टेल मी क्या नंबर आपको लगता आएगा, एंड व्हाई डिड यू से 4, ऐसे ही, व्हाई डिड यू से 5, ऐसे ही, है ना। तो जो ये ऐसे ही बोला जाता है ना कि कुछ भी बोल दिया, सोचा नहीं मैंने, ऐसे ही बोल दिया, चार ऑप्शन देते हो ABCD, कहते हो ना मैम वैसे ही बोल दिया ABCD, अच्छा सही हो गया, ऐसे बोला था, तुक्का मारा था, कि हमने सोचा नहीं है, लेकिन कुछ भी ABCD रैंडमली मैंने किसी पे भी मार्क कर दिया, दोज आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स, आई कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी वही इक्वली लाइकली बनेंगे। ठीक होगी बात ये, इक्वली लाइकली वही होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, यहाँ पे 3 आया है ठीक है, सी है। अब उसने क्यों बोला, ऐसे ही बोला वो, कि मैं जीत गया, मैं तो ऐसे ही बोला था। तो वो जो ऐसे ही बोला, कुछ भी बोला होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, दैट वी कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। ठीक है, कि कल दो प्लेयर्स में मैच हो रहा है ना, तो एक सचिन तेंदुलकर नहीं है, दोनों ही सेम प्लेयर्स हैं, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, राइट, नहीं होगा तो आपको दिया जाएगा। क्लियर हो गया। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, ट्रू मार्क करो फॉल्स मार्क करो, मेरे लिए वहां चाइनीज लिखी हुई है, मुझे पता ही नहीं, मुझे बस ट्रू फॉल्स लिखा है, बाकी मैं कुछ भी पढ़ नहीं पा रही हूँ। कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है जो मैं बिल्कुल डिसाइफर नहीं कर पाऊंगी, चाइनीज भी छोड़ो। इफ आई हैव अ टॉपिक विच इज नॉट स्टडीड, मैं तुम्हें दे रही हूँ प्रोबेबिलिटी 11th की, ठीक है, मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, ये DX लिखकर क्वेश्चन दे रही हूँ, और तुम्हें कह रही हूँ चार ऑप्शन है, 11th का पेपर है, सॉल्व करो, तो ABCD तुम्हारे लिए एक जैसे है। तुम्हें AP के बारे में नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, जैसे छोटे बच्चे को दोगे वो चार में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेगा, वैसी चीज है, दैट ऑल द सेम, ऑल द थिंग्स आर सेम, आई कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर, दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद आते हैं हमारे पास और क्या है इसमें, देन वी हैव एलिमेंट्री इवेंट्स, वो अलग है, और फिर होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो सब बाद में ही करेंगे। अच्छा, एक चीज और होती है, एलिमेंट्री इवेंट्स और इक्वली लाइकली कैसे फर्क है, ठीक है, बस एक वर्ड और पढ़ लो, एलिमेंट्री इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी सबसे इजी टॉपिक है, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं ध्यान रखने वाली, जो आपको समझाने पर मतलब समझ में आ भी जाएंगी, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सबसे स्कोरिंग होता है। हाँ, पर अभी फिलहाल का जो आपका इनिशियल है, थोड़ा सा 11th में आके टेक्निकल हो जाता है, व्हेन यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन फॉर्मूलाज एंड सर्टेन वेज, उसके बाद भी वंस यू ग्रास्प दोस थिंग्स ना, प्रोबेबिलिटी सबसे इजी टॉपिक। ठीक है, अब आते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1/सम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कमिंग, कुछ भी बोलना है, हेड या टेल। ठीक है, टेल आने के चांसेस उतने ही है जितने हेड आने के हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑल्सो 1/, एक हमने डाई को टॉस किया, चुपचाप से चल रहे हो, कुछ नहीं करना, बस एक डाइस को वैसे बैठे ऐसे कर दो, ठीक हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 कमिंग क्या होगा, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ठीक है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो जो सैंपल स्पेस बनता है ना, लिख दो, सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, सैंपल स्पेस is a collection of elementary events। मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ कॉमन केसेस काउंट किए हुए हैं, कि इवन भी आ जाए, नंबर प्राइम भी हो और इवन भी हो, मैंने ऐसे नहीं बनाए केसेस, मैंने कहा नंबर 1 आए, एक ही है, नंबर 2 आए। क्लियर हो गई। तो हमारी जो सैंपल स्पेस है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। क्लियर हो गया इतना। एंड sum of all elementary events, sum of probabilities, sum of probabilities of all elementary events is 1, sum of all the probabilities of elementary events, all elementary events is 1। अगर आपकी सारी probabilities elementary की का sum 1 नहीं आता, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ छोड़ा है। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी इवेंट्स को अगर आप इकट्ठा कर रहे हो ना,
तो वो एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे कि सब जिनको एक एक केस लिया कि इसके चांसेस सबके हैं, तो वो ऑल इक्वली लाइकली भी हो गए। ठीक है। दूसरी चीज, मैथमेटिकली, है ना, आप मुझे कहते हो मैम होमवर्क आज नहीं है, कल पक्का करके लेकर आऊंगा, कल 101%, बोलते हो ना 101%। 100% तो नहीं, 101%, 105% हम करके आएंगे, राइट। और नहीं पढ़ कर आओगे उसका चांसेस क्या है, या तो जीरो, अदरवाइज किसी को अगर बहुत ही बोला तो नेगेटिव है, मैम नेगेटिव मार्क्स ही आएंगे। बोल देते हो ना कि नेगेटिव चांसेस है कि नहीं आए हम क्लास में कल, है ना, छुट्टी हो रही है, उसमें हम पढ़ने के चांसेस क्या है, बहुत कम। और किसी स्पेसिफिकली को अगर शरारती बच्चा हो, उसको पूछूंगी तो क्या मैम पढ़ूंगा ही नहीं, नेगेटिव है कि पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़ा होगा वो भी भूल कर आऊंगा, ये बोलते हो ना। लेकिन मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट can never be more than one and can never be less than zero। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वन से बड़ी नहीं होगी, मतलब जो आप बोलते हो 110%, ठीक है, आपने एक बोलने के लिए चीज बोल दी, बट हमारे लिए इन थ्योरेटिकली इन स्टडी वाइज हमारे लिए वो चीज नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन वन, कैन नॉट बी लेस देन जीरो, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती है। देर इज नथिंग लाइक -10%। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब जीरो प्रोबेबिलिटी कब होती है उस चीज को क्या बोलते हैं, वन प्रोबेबिलिटी कब होती है उस चीज को क्या बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी जीरो होने का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो वो सारे होते हैं ना, पैसे डबल हो जाएंगे 10 दिन में, वो प्रोबेबिलिटी जीरो है ना। जो सारे वो करते हैं कि आपको ये लॉटरी मिल गई है, वो मिल गया है, वी से दे आर इम्पॉसिबल इवेंट्स। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कोई भी बच्चा बैठा हो, मतलब लेट मी से 2 ईयर ओल्ड बच्चा बैठा हुआ है, उसको डाइस के बारे में नहीं पता, उसे नंबर 7 के बारे में नहीं पता, तो आई से कि मैं उसके साथ गेम खेल रही हूँ कि इफ आई थ्रो अ 7 देन आई गिव यू अ टॉफी, है ना। तो वो बच्चा नहीं समझ पा रहा, बट इफ यू वॉक इन एंड यू से, आप उसको बुद्धू बना रहे हो, कहोगे ना, क्योंकि नंबर 7 कभी आएगा ही नहीं। तो मुझे पता है नंबर 7 नहीं आएगा, दैट इज एन इम्पॉसिबल। बात समझ में आ गई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विच दैट इवेंट विच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल। क्लियर हो गया? ठीक है। और वन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन तब आता है व्हेन वी से इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, मैं अगर आप क्लास में आते हो और मैं आपको बोलती हूँ आपको क्लास आपकी ऑफ होगी, आपको तब छुट्टी मिलेगी अगर मैं डाइस थ्रो करूं और नेचुरल नंबर ना आए। ठीक है, तब भी आप कहोगे मैम आप डाइस थ्रो कर रहे हो, नंबर तो आएगा ही आएगा नेचुरल, बिकॉज ऑल द 6 नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऐसे अच्छा नहीं नहीं रैशनल नंबर आ जाए तो वो भी रैशनली है। सो इन अ वे आई एम प्लेइंग विद वर्ड्स, बट आई एम प्लेइंग ऑन माई सेफर साइड कि मैं कुछ भी थ्रो करूं तो मैं ही जीतू। दैट इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज वन, प्रोबेबिलिटी विच इज इवेंट विच इज लाइकली टू विच इज फॉर श्योर टू हैपन इज वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। ठीक है, अब इम्पॉसिबल इवेंट्स के उन्होंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स अगर दिए हुए हैं तो वो करवा देती हूँ। सर्टन इवेंट भी बोल देते हैं इसको, अनसर्टन नहीं बोलते, पर उसको जीरो जिसकी हो ना उसको अनसर्टन नहीं बोलते। इम्पॉसिबल इवेंट बोल देते हैं, पर वो अनसर्टन नहीं होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट अनसर्टनिटी। अनसर्टन हो तभी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। समझ में आ गई? ठीक है बात। गेटिंग 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई इज इम्पॉसिबल, दैट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, सो आई गेट अ नंबर लेस देन 7 ऑन थ्रो ऑफ अ डाइस। ठीक है, अब ये ना इसी हमारे पिछले 25 के पेपर में ना ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, 1 मार्क का, और आपके वाले सेट में ही था जो आपके रीजन में आया था, विच सेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स करके ना एक क्वेश्चन था। इस पर बहुत डिस्कशन भी हुई थी, कोई कहता आंसर ए है, उस पर बाद में आएंगे, सीबीएसई ने ए का मार्क किया है 10। ठीक है, विल कम टू इट लेटर। कितना क्लियर हो गया? बुक निकाल लो, भी बहुत बुक दिया, अब क्वेश्चन करवाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है, इसके अलावा कुछ भी टेक्निकल होगा वो कल करेंगे, आज हम सिंपल से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 204। पेज 204, एग्जाम्पल 1, देखो क्या कह रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। Probability of getting a head is 1 upon 2. Probability of getting a tail also is 1 upon 2. ये हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 पर आ जाओ। A bag contains a red ball, one red ball, one blue ball, and one yellow ball. All balls being the same size. इस सेम साइज का मतलब क्या है? क्यों लिखा है सेम साइज? अच्छा, एक फुटबॉल रखी हो, एक टेनिस बॉल रखी हो, एक प्लास्टिक की बॉल रखी हो जो तुम बैडमिंटन में लेते हो, कॉस्को वाली बॉल रखी हो, उसमें और इसमें क्या फर्क है सेम साइज में? वो तुम ज्यादा उसकी साइज पे चले गए। सेम साइज का मतलब क्या होगा? मैंने आपको क्या कहा था, जब प्रोबेबिलिटी करते हैं तो हम एट रैंडम करते हैं। फिर वी कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। सेम साइज का मतलब है कि रेड ब्लू येलो आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दोगे तो किसी को भी आप छू कर बता नहीं सकते कि बड़ी बॉल है तो रेड होगी, छोटी बॉल है तो येलो होगी। सेम साइज का मतलब है एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड एट रैंडम, इट इज अनबायस्ड। आप उसमें बायस नहीं रख रहे हो कुछ। ठीक है कि रेड को बड़ा कर दिया, येलो को छोटा कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। ऑल आर द सेम कलर्स, तो आई कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी बात है। आप अपनी बुक्स लेने जाते हो, आपकी मैथ्स की बुक्स मान लो मैंने सारी इकट्ठी करके यहाँ रख ली, मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स ये वाली, और ऐसी ही बाइंडिंग है सबकी जो मुझसे आप खरीद रहे हो। ठीक है, सिर्फ आई से कि आप अपनी बुक कोई भी निकाल लो तो आप फर्स्ट वाली उठा लोगे। ठीक है, या फिर कोई क्या करता है, कोई नीचे से सेकंड वाली उठा लेता है या तीसरी वाली। आपने फिर से वापस यही रख के जानी है। कुछ नाम नहीं लिखा हुआ, कुछ मार्किंग्स नहीं हुई, नथिंग एट ऑल। एंड यस, टुमारो ऑल्सो इफ आई आस्क यू टू पिक वन, है ना, किसी ने पहले तुमसे आके उठा ली, तुम उसके बाद उठा रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट इज कॉल्ड अनबायस्ड। अनलेस की मैंने उसमें कुछ नाम लिखा है, नहीं ये मेरी है, मैंने मार्किंग की है, मैंने सर्कल किया हुआ है क्वेश्चन पर, अंडरलाइन किया हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक होगी बात ये। तो वो होता है अनबायस्ड, ऑल आर सेम कलर सेम साइज। तो ये अनबायस्ड हो गया। कृतिका टेक्स अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येलो बॉल क्या होगी? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल 1/3। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल क्या लिखोगे? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज 0। अब एक और लिखो, यहां पर ही ऐड कर लो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल विच इज नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या लिखोगे? 2/3। तो 2/3 अब एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। नॉट रेड इज नॉट अ एलिमेंट्री इवेंट, लेकिन वन येलो, वन रेड, वन ब्लू ये एलिमेंट्री इवेंट्स है। ठीक होगी बात ये आपके पास 2/3 आया। तो उसने लिखा हुआ है, देखो रिमार्क्स है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। पेज 205 पे ही देखो, बहुत जरूरी है चीजें, बिकॉज हमारे असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाएंगे, वैसे कुछ लिखा हो तो समझ में आना चाहिए। हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। In example 1, both the events E and F are elementary events. Similarly, example 2, all three events yellow, blue, red are elementary events. और sum of all elementary events क्या होता है? हमेशा 1 होता है। sum of probabilities लिखा है ना, sum of probabilities of all elementary events in an experiment is 1. This is true in general also. ठीक है, एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ, डाइस वाला केस आ गया। देखो, या तो तुम्हें डाइस कहा जाएगा, या तुम्हें लॉटरी टिकट्स के नंबर होंगे कि तुम्हें लकी टिकट्स के नंबर पिक किए हुए हैं। नेचुरल नंबर्स कुछ 1 से लेकर 20 तक तुम्हें कहा गया है तुम सेलेक्ट करो। कुछ ऐसा ही हमारा होता है, उसमें से परफेक्ट स्क्वायर आए, उसमें से इवन नंबर आए, उसमें से ऑड आए, उसमें से मे बी मल्टीपल ऑफ 5 आए। ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं वही आएगा।
एग्जाम्पल 3 हमारे पास है, सपोज वी थ्रो अ डाइस, die once, probability of getting a number which is greater than 4, greater than लिखा है ना, greater than 4 means not equal to 4, उससे बड़ा हो बट उसके इक्वल नहीं हो। तो एक डाइस थ्रो करके कितने केसेस हैं हमारे पास, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं, 6। 4 से बड़ा चाहिए तो इन फेवर हमारे पास क्या है, 5 एंड 6। ठीक है, probability of getting a number which is less than or equal to 4, second part, a number which is less than or equal to 4, 4/6। ठीक है, तो ये 1/3 आया था और ये 2/3। क्लियर हो गया है ना। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर जो 4 से बड़ा भी हो, 4 से छोटा भी हो सकता है। एक नंबर जो 4 से बड़ा भी हो, 4 से छोटा भी हो, नहीं हो सकता ना। मतलब या तो 4 होगा उससे बड़ा होगा, या 4 से बड़ा होगा या 4 से छोटा होगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, या तो ये, या तो, या इस पार या उस पार, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो दैट मीन्स इफ आई से not getting a number less than 4 is same as getting a number ठीक है। तो अगर कोई मुझे बोले मैम इतने मार्क्स हो कि 90 से कम ना आए, है ना, तो व्हाट आई एम सेइंग, आप कह रहे हो 90 से कम ना आए, मैं कह रही हूँ मतलब 90 से ज्यादा मार्क्स चाहिए तुम। बात समझ में आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री है कि या ये या वो, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था येलो बॉल आए, आपने कहा 1/3, फिर मैंने कहा येलो ना आए तो आपने क्या लिखा था, 2/3। या येलो आए या येलो ना आए, मतलब बाकी कलर्स के लिए आई एम ब्लाइंड, मुझे सिर्फ येलो के बारे में जानना है कि येलो आ गई 1/3, येलो नहीं है 2/3, कौन सा कलर है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पर येलो है, आपने कहा नहीं। समझ में आ गया। दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कि एक हो या वो ना। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को ना ऐसे लिख देते हैं, उसके ऊपर ना हाइफन लगा देते हैं, एक डैश लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कह देते हैं, ई डैश बोल देते हैं उसको, इज ऑलवेज 1। probability of an event and its complement is always 1। Sum of probabilities of event and complement is always 1। ठीक है, तो ये ही एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्लियर हो गया इतना। probability of E नॉट is 1 माइनस probability of E, लिख लो इस चीज को, ये हमारे लिए एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, विच वी से probability of E प्लस probability of E नॉट इज 1, या probability of E निकालना है। याद है एपी में ना मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, फाइंड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और 5, कहा था ना ये, या 2 एंड 5, नॉट डिविजिबल बाय 2 कर लो, चलो ऐसे नंबर्स निकालो जो 2 से डिविजिबल नहीं है, फ्रॉम लेट मी से 10 to 9। ठीक है ना, और डिफिकल्ट कर लेते हैं कि लेट मी से वो नंबर्स निकालो विच आर नॉट डिविजिबल बाय 10, और इजी कर लेते हैं। ठीक है,
तो या तो आपको नहीं, अब 10 है, 11, आई राइट 11, 12, 13, 14, 15, हम ऐसे काउंट कर रहे हैं। कोई आकर कहेगा मैम 10 से डिविजिबल वाले नंबर निकाल लेते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 90 नंबर्स हैं, 10 से डिविजिबल होने वाले कौन से हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। या तो 10 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। कोई इसमें इस बात तो नहीं आएगा ना कि ये हो सकता है 10 से डिविजिबल हो, या तो है या नहीं है। ठीक है, तो 1090 में से मैंने 10 नंबर माइनस कर दिए, कौन से? 10, 20, 30, सो ऑन टिल 90। 10, ठीक है, 10 नंबर्स हो गए ना ये। ठीक है, तो मैंने 10 नंबर्स माइनस कर दिए, तो आई हैव 80 नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 10। समझ में आ गया? तो इसका मतलब मैंने कॉम्प्लीमेंट, मैंने इवेंट निकालने के लिए, दैट नंबर नॉट डिविजिबल बाय 10 निकालने के लिए, नॉट डिविजिबल बाय 10 निकालने के लिए मैंने क्या किया? टोटल माइनस डिविजिबल बाय 10। यही प्रोबेबिलिटी का केस है, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालने के लिए मैंने वन में से, बिकॉज दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, मैंने उसका नॉट वाला केस माइनस कर दिया। जो भी निकालना आसान है आप कर सकते हैं। समझ में आ गई बात है? ठीक है, अब आ जाओ, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, बाद में करवाऊंगी बिकॉज ये है हमारे कार्ड्स वाला केस, ये आराम से कवर होगा। उसके बाद है, चलो एग्जाम्पल नंबर 5, कार्ड्स वाला केस है, कैलेंडर वाला क्वेश्चन होता है, वो सब आराम से एक एक क्लास में हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो लिखा है पेज 208, टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, दी हुई है। ठीक है, इक्वली लाइकली नहीं है। अब ये दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? सो अगर रेशमा ने मैच जीत लिया तो कौन हारा? संगीता। ठीक है, सो संगीता विनिंग इज 0.62, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग इज 0.62, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग इज 0.38, 1 minus probability of Sangeeta winning. And what is the probability of Reshma winning? That is probability of Sangeeta not winning. अगर संगीता हार गई तो इसका मतलब रेशमा जीत गई। समझ में आ गया? तो उसमें देखो पूरा लिखा हुआ है, एज द इवेंट्स आर एंड एस आर कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, what is the probability that both will have different birthdays? अच्छा, पहले डिफरेंट भी है सेम भी है, पहले सेम बर्थडे समझ ले। उसने कहा इग्नोर लीप ईयर, एग्जाम्पल 6 में उसने कहा है इग्नोर लीप ईयर, मतलब विल टेक 365। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, ये समझना आसान है। ठीक है, सो वी ऑलवेज, वी मेनी टाइम्स कम अक्रॉस सम सर्टन, ऐसा कोई बच्चा होता है या कोई ना कोई आपको पर्सन ऐसा मिलता ही है कि जो आप चीज बोलते हो वो आपके साथ रिपीट करता है वही चीज, कि मैंने भी ये किया है। ठीक है, सिर्फ आई से माई बर्थडे इज ऑन दिस डे, आई नो द वन सिटिंग बिहाइंड मी, और जो मेरे साथ बैठा हुआ है ना वो भी सेम डे ही बोलेगा, उसको भी प्रेफरेंस होगी कि सेम बर्थडे है। ठीक है, तो मैं आप सोच रही हूँ कि मैं कौन सी ऐसी डेट बोलूँ कि वो भी वही सेम बोले, राइट? तो डे तो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से ईयर, और खत्म होता है 31 दिसंबर, एंड वी नो 365 डेज है। तो अगर मुझे अपना रैंडमली कोई भी बर्थडे मेंशन करना है, XYZ, तो मैं किसको बोलूंगी? कोई भी एक दिन पिक कर लूंगी सेम बर्थडे के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई पिक्ड अप, लेट मी से आज की डेट है 18 जून, मैं कहती हूँ मेरा बर्थडे 18 जून को होता है। अब जो साथ बैठा वो भी कह रहा है 18 जून। ठीक है ना? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे का मतलब है कि जो मैंने सिलेक्ट किया उसने भी वही बोलना है, राइट? तो सेम डे
365 में से कोई भी एक हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इज 1/365। समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इज 1/365। मतलब मेरे पास बर्थडे के चांसेस क्या है, मैं बनाऊंगी कि जनवरी 1, जनवरी 2, 3, 4 टिल 31, Feb 1, Feb 2, so on till 28, March 1, March 2, so on till 31। तो मैं ऐसे सैंपल स्पेस बना रही हूँ। 365 है, इनमें से कोई भी एक दिन मैं बोल दूं, दूसरे ने वही बोलना है। ठीक है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिफरेंट बर्थडेज। अब ऐसा है कि अगर मैंने 18 जून बोला ना, तो वो 18 के अलावा कुछ भी और बोलेगी। She not say sure that person will not say the same day, will not prefer the same day, but will prefer some other day। तो मैंने तो बोल दिया एक डे सेट असाइड। ना दैट पर्सन हैज हाउ मेनी चांसेस, कितने उसके पास ऑप्शंस है? 360। अच्छा, इसमें भी ना एक और मतलब होता है, मतलब इसको समझाने का भी ना एक सबसे अच्छा और वे होता है, वो आप हायर क्लास में करोगे, यहाँ पे समझाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उस चीज को क्लियर हो गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे दी गई, मैंने एक बर्थडे बोला, उसने भी वही सेम बोला, तो 1/365। अगर फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है, दैट पर्सन विल सेलेक्ट सम अदर डे, तो 364/365। प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट बर्थडेज इज 364/365। सेम बर्थडे इज 1/365। एग्जाम्पल नंबर 7। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही है, बस थोड़ी बहुत चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं। बट एक assertion रीजनिंग का क्वेश्चन लास्ट ईयर था, एंड इट वाज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब तक जब आपका रिजल्ट भी आएगा, तो तब भी सब पूछते थे कि उसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। इस बार सीबीएसई ने ना सच में मार्कशीट हमें मार्किंग स्कीम ही पूरी दे दी कि ये इसका ये आंसर्स हैं। उस रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म्स जा रहे थे, सब जा रहे थे, तो मे बी वहां से क्लैरिफाई हो गया, उन्होंने ए लिखा है, डी लिखा ही नहीं उसका। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10, इन क्लास 10 ऑफ अ स्कूल, ऑफ whom 25 are girls and 15 are boys। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, क्लास में बैठे हो, 40 बच्चे बैठे हो, ठीक है, और हाउ मेनी रैंडमली 25 गर्ल्स 15 बॉयज, द टीचर इज स्टैंडिंग आउटसाइड, और वो कहते हैं किसी भी एक बच्चे को ना भेज दो, बोलते हैं टीचर, है ना। तो कोई अंदर आता है, कोई भी एक जाओ, और कौन जाएगा वो समझ नहीं होता, मतलब टीचर बाहर बैठी हुई है, वो एक्सपेक्ट करिए कि वो बच्चा आए, पर वो नहीं आ रहा, कोई और आ रहा है। तो मैं तो उसके फेवर में थी, मैं तो सोच रही थी वो आएगा, होता है ना। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज अ गेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तभी ये बनी कि मुझे एक्सपेक्टेड वो था, वो क्यों नहीं आया, उसकी जगह आया, तो वो आने के चांसेस क्या है, उस बच्चे के आने के चांसेस कितने हैं। ठीक है। सो 40 स्टूडेंट्स, द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज सीआर। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल। 5 मिनट। देन शी पुट्स द कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टर्स देम thoroughly। अब ये नहीं है कि कलर भी डिफरेंट है, आइडेंटिकल कार्ड्स मतलब सेम साइज सेम शेप, ये नहीं कोई बड़ा कोई छोटा। She then draws one card from the bag। All this is written to say experiment is conducted at random, unbiased experiment है। What is the probability that the name written on the card is the name of a girl? Probability of the name being a girl क्या होगा? 25 out of probability of it being a boy। बस यही probability है तुम्हारी। ठीक है, हाँ, ले लो अंगड़ाइयाँ और एग्जाम्पल 8 करो, चलो। एग्जाम्पल्स कर लो, एग्जाम्पल्स के बाद विल थ्रू, नहीं एग्जाम्पल 9 भी अभी नहीं करना, क्योंकि ये भी कल ही करेंगे। एग्जाम्पल 10 करवा सकती हूँ, 12 कर लेंगे, 12 पेपर में आया भी हुआ है, 13 भी अभी नहीं करेंगे, चलो। एग्जाम्पल 8, अ बॉक्स कंटेन्स 3 blue, 2 white, 4 red marbles। If a marble is drawn at random from the box, at random का मतलब वही unbiased, what is the probability of it being white? 2 upon, बोलो 9।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 3/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। एग्जाम्पल 10 कर लो। ऐसे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 10 आपको उसमें नहीं आएगा एज अ, क्या कहते हैं, पेपर में, बट अगर लिखा हुआ है तो कर लो। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। तो उसको टाइमर रख के दिया हुआ है कि 2 मिनट से पहले पहले तुम्हारा टाइम ये बंद होना चाहिए, तुम्हारा जो म्यूजिक है वो बंद होना चाहिए। यू कैन नॉट डिले बियॉन्ड 2 मिनट्स, ठीक है। आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग, what is the probability that the music will stop within first half minute after start? The music stops within first half minute. अच्छा, हमें 2 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे हाफ अ मिनट लिखा हुआ है। हाफ मिनट मतलब हमारा फेवरेबल है, 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर हमारा जो म्यूजिक है वो बंद होना चाहिए, और वो बंद हो सकता है 120 सेकेंड्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि अगर मुझे बंद करना है, मैंने 1 सेकेंड पे भी बंद कर सकती हूँ, 2 सेकेंड्स के बाद भी, 3 सेकेंड्स के बाद भी, 4 सेकेंड्स के बाद भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टिल 120 सेकेंड्स। तो मेरे पास 120 ऑप्शंस हैं म्यूजिक को बंद करने के लिए, लेकिन मुझे बंद करना है उसे फर्स्ट 30 सेकेंड्स में, विद इन 30 सेकेंड्स में, ठीक है। जो इसने लिखा है ना उससे प्रेफरेबल मैं आपको ये वाला दूंगी कि ये समझना आसान है, इसे याद करना भी आसान। समझ में आ गया इतना? वैसे तो आप ये भी कह सकते हो 1.5 भी तो हो सकता है आंसर, 1.5 सेकेंड्स पे बंद कर दे, ठीक है। तो वहां पर उसने एक फ्लोइंग केस लिया है, मैंने इन जनरल आपको इसे एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल 11 जैसे क्वेश्चन कहते हैं पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन ये पेपर में ना आपको सैंपल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाओ, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। A carton consists of 100 shirts, of which 88 are good and 12 are bad. नहीं, 88 are good मतलब 88 बिल्कुल क्वालिटी वाइज पास है। 8 have minor defects and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random. Probability that it is acceptable to Jimmy. जिमी कब सिलेक्ट करेगा? जब उसको अच्छी शर्ट्स दिखाई जाएंगी, उसको जैसे माइनर डिफेक्ट भी दिख गया उसने रिजेक्ट कर देना। तो उसके लिए हाउ मेनी फेवरेबल आर देयर? तो क्वालिटी कंट्रोल होती है ना, वो कहते हैं ना कि 100 बल्ब्स में से चेक किया हुआ है आउट ऑफ एवरी 100। तो क्वालिटी कंट्रोल यही होता है। कभी कभी किसी बल्ब्स के सैंपल को या इलेक्ट्रिकल आइटम्स के सैंपल्स को चेक, प्रोडक्ट्स को चेक करोगे ना, लिखा होगा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल ने एक एक को नहीं चेक किया होता, ठीक है, हर एक चीज को। तभी एक डिफेक्टिव भी आ जाता है बीच में, कभी कभी होता है ना। तो क्वालिटी कंट्रोल, अगर एप्पल्स का बॉक्स लेके आते हो तो सभी एप्पल्स चेक नहीं किए होते उसमें, मेजोरिटी चेक किए होते हैं, ठीक है ना। एक या आधा तो खराब बीच में निकलता ही है, वही चीज है। दिस इज व्हाट क्वालिटी कंट्रोल इज, कि 80% है, 90% है कि सही है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, पास है। समझ में आया? एंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी इज प्रोबेबिलिटी, जे लिख देते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एक्सेप्टेबल टू जिमी, प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एक्सेप्टेबल टू सुजाता। क्या होगा आंसर? 96/100, ठीक है ना। तो मार्केट, ये तो दो ट्रेडर्स बताए ना, तो ये सैंपल जो है ना जिसमें से इतने डिफेक्टिव हैं, इसको प्रेफरेबली कहाँ भेजा जाएगा? टुवर्ड्स ट्रेडर्स हो जाता है, जब आपने डिसीजन लेना है कि कहाँ भेजे इसको, कौन सी मार्केट में भेजे। समझ में आया ना? होता है ना।
जब एक्सपोर्ट्स करते हैं कुछ करते हैं कि वो वाली इंडस्ट्री जो है या वो वाला कंट्री जो है वो गुड क्वालिटी लेगा, तो चांसेस है रिजेक्शन के ज्यादा, तो हम वो चीज वहां नहीं भेजेंगे, वहां भेजते हैं जहां पे कम चांसेस है। दिस इज व्हाट क्वालिटी कंट्रोल डज, दिस इज वेयर प्रोबेबिलिटीज कम्स यूजफुल। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल 13, अभी भी नहीं करना क्योंकि ये कल समझाऊंगी सारे केसेस, तो अभी छुट्टी है बस। ठीक है, कल थोड़े बहुत इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, थ्री हेड्स, थ्री कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कॉइन्स, थ्री कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डाइस, और एक हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, प्लेइंग कार्ड्स, और फिर आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलेंडर्स। चलो, ये 5 चीजें करनी है। ठीक है, चलो।